सरकार दरअसल एडवर्टीजमेंट से ज्यादा अंकुश लगाती है, वो अब उसने डर जेल भेजने का दिखा दिया कि भाई आपके हम अकाउंट, जैसे बीबीसी पे, अब बीबीसी में एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी आई प्रधानमंत्री जी के बारे में, अगर उसमें कोई फैक्चुअल गलती थी तो भाई आप खंडन जारी कर सकते थे, लेकिन उसका उल्टा के साथ बीबीसी के फाइनेंसेस की जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अब अखबार मालिकों को खाली ये डर नहीं है कि आप विज्ञापन बंद कर देंगे, ये होता है कि भाई ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे और तमाम कुछ हल्ला लगा देंगे। तो ये जो विंडिक्टिवनेस है, ये बताइए, मैं थोड़ा सा आपसे इस पर भी ध्यान चाहूंगा कि जैसे मेरा अपना अनुभव है, मैं अमृत प्रभात अखबार का चीफ रिपोर्टर भी था और बहुत खबरें अमृत प्रभात अखबार में सरकारी अफसरों के मतलब प्रतिकूल, मंत्रियों के प्रतिकूल छपती थी। और जैसे वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो हमेशा हंस के टाल देते, अरे बहुत हमारे सरकार के खिलाफ छाप रहे। विंडिक्टिवनेस हमने नहीं देखी। नारायण दत्त तिवारी, वो उनका ये होता था कि फोन खुद करवा देते थे, अरे भाई हमारा भी पक्ष ले लेते त्रिपाठी जी। तो मतलब एक ये कि भाई हमारा, या श्रीपद मिश्रा जी थे तो वो एक बार हमने सूखे पे छापी, तो उन्होंने बुला के, और मतलब ये था कि पूरा तलब किया उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को और सबको बुला के, और हमारे सामने कहा कि नहीं देखिए आपने जो छापा है उसके अलावा तस्वीर ये भी है। लेकिन ये नहीं था कि भाई हमारे एडिटर को या हमको कोई धमकी मिलती। एक बार हमने खबर छाप दी थी कि एक हैजे से गांव में बहुत लोग मर गए। आप सोचिए कि लोकपति त्रिपाठी थे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने सीएमओ को बुलाया अपने दफ्तर में, और बाई चांस हम भी पहुंचे थे फॉलोअप के लिए, और सीएमओ से कहा कि देखिए ये खबर छपी है इनके यहाँ, आप इनके साथ जाइए। बाई चांस उस खबर में कुछ जो खबर दी थी हमको गांव वालों ने और पटवारी ने और सब तहसील वालों ने, उसमें कुछ कमियां भी थी, वो डॉक्टर के से नाराजगी थी। तो हमने फिर जब गए तो हमने वो भी छापा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाई उस जमाने में आपका क्या अनुभव है कि भाई आपने अगर सरकार या किसी बड़े माफिया, हिम्मत ही नहीं होती थी, मतलब एक छोटे से गुंडे ने, मुझे ध्यान है कि हमारे अमृत प्रभात में अखबार में रवि जायसवाल रिपोर्टर थे, वो आया कुछ गाली वाली दे के चला गया, हमारे यहाँ सारे अखबार के हड़ताल हो गए और श्रीपद मिश्रा के घर घेर लिया हम लोगों ने, चीफ मिनिस्टर थे। आज तो मजाल नहीं है कि लोग कोई हजरतगंज चौराहा पार कर ले। और उन्होंने सबको अंदर बुला के और कहा कि नहीं नहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब सरकार की तरफ से भी ऑफिशियली कोई बुरा मानने की बात नहीं होती थी, और वो मानते थे कि भाई आप लोग सूचनाएं देते हैं। और वो देखिए, वो टुकड़ों टुकड़ों में इस तरह की तस्वीर आई है। आपको याद होगा एक बार अमर उजाला के खिलाफ में हल्ला बोल हुआ था, मुलायम सिंह की सरकार थी, अमर उजाला वो टकराव था और अमर उजाला ने मुलायम सिंह की खबर का बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद में समझौता हुआ, फिर जाके समाजवादी पार्टी के नेताओं की, उनके लोगों की खबरें छपने लगी। तो एक सरकार एग्रेसिव होती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम होती थी। और अब जो एक स्वरूप आ गया है, मैं आपको बताता हूँ कि 2010 में मैं आया था अमर उजाला लखनऊ में, और उस समय मायावती की सरकार थी, और एनआरएचएम घोटाला और कई तरह के घोटाला, स्मारक घोटाला, कई तरह के घोटाले चल रहे थे। और आपको याद होगा कि एक सीरीज ऑफ हत्याएं हो रही थी सीएमओस की, जो सचान केस हुआ और बहुत सारे केसेस हुए। और हम लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ, मैं चूंकि एक रिपोर्टिंग की टीम को लीड करता था, एसोसिएट एडिटर के तौर पे मैं कंटेंट अखबार में उसको मैं बहुत ही तरीके से मॉनिटर करता था और रेगुलेट करता था कि किस तरह की चीज़ें हमारे अखबार में जानी चाहिए। और बहुत बेधड़क हमने उस पर रिपोर्टिंग अपनी कराई, और रिपोर्टर्स ने लिखा, जो जहाँ के रिपोर्टर्स का, चूँकि मुझे कहा गया कि भाई लखनऊ में रोज़ रोज़ का मिलना होता है, हम इस तरह के इतना ज़्यादा तीखा खिलाफ नहीं छापेंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं यार, दिल्ली में तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, और छापो। अखबार जो है वो पीछे भी था कुछ, उसको एग्रेसिव होके, अपने आप को, एक बिजनेस पॉलिसी भी थी हमारी कि उसको एग्रेसिव होके जनता के पक्ष में खड़ा होना, सत्य के साथ खड़े होके दिखाया जाए कि अखबार ये सत्य के साथ खड़ा है और कोई किसी से डरता घबराता नहीं है। तो हम लोगों ने खूब लिखा, वो दौर भी चला गया। कोई ऐसा मायावती की सरकार ने कोई प्रताड़ना, न कोई फोन फान, न इस तरह का कोई दबाव बनाने की कोशिश, न ऐड, न जो एक स्वाभाविक ऐड जो आता है उस ऐड को रोकने की कोशिश दिखाई दी। उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार आ गई, तब भी यही चलता रहा। अखिलेश यादव की सरकार में हम भी आलोचनात्मक रहे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी घटना होती थी सरकार की आलोचना होती थी, सरकार की नीतियों की आलोचना होती थी, सरकार के ऊपर सवाल हर रोज पूछा जाता था। लेकिन उसके बावजूद जब कार्यक्रम होता था
कोई हमें अमर उजाला का कोई कार्यक्रम करना है, बच्चों को पुरस्कृत करने का, या बहुत तरह के कार्यक्रम भी उसके बाद ऐड होते चलेगा अखबार की में, कि जनता के बीच में अपनी पहचान बनाने के लिए, जनता के साथ ज्यादा जुड़ाव रखने के लिए एक पब्लिक प्रोग्राम्स भी शुरू होने लगे, उसमें सरकार का सहयोग मिलता रहा। ये सब 2000 में मैंने कहीं अभी लिखा था, बड़ा कंट्रोवर्सी, एक्स पर अपने एक पोस्ट लिखा कि भाई अखिलेश यादव ने कभी उसके लिए मना नहीं किया और कि हमारे कार्यक्रम में नहीं आएंगे, उसके लिए कभी नाराज नहीं हुए। तो अखिलेश यादव के कार्यकाल 17 तक ये स्थिति नहीं थी, लेकिन मैं तो योगी जी के शहर गोरखपुर का एडिटर था जब योगी जी नए नए मुख्यमंत्री बने। अमर उजाला के एडिटर आप लखनऊ से? जी, मैं अमर उजाला का एडिटर बन के गया। लेकिन आप पहले मुझे ये समझाइए कि कनेक्ट नहीं हो रहा कि दैनिक जागरण दिल्ली से फिर आप कहाँ गए, अमर उजाला में गए? नहीं, दैनिक जागरण दिल्ली से मैं कुछ दिन तक टेलीविजन में रहा। दैनिक जागरण दिल्ली के बाद नहीं, मैं एक शाम के अखबार में, बिहार का एक अखबार था, हमारे परिचित लोग थे, मैं शाम के अखबार में मैंने काम किया, जो शांति प्रहरी करके एक वो बिजनेस क्या कह सकते हैं उसको, फाइनेंस कंपनी वाला है, उसको चलाते थे, तो उसमें कुछ दिन मैंने काम किया। लेकिन उसके बाद जो है मैं अमर उजाला में फिर वापस आ गया। अमर उजाला में अमर उजाला कारोबार एक बिजनेस का अखबार निकला, तो मैं एक एडवेंचर के तौर पे मैं वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। और बिजनेस जर्नलिज्म हिंदी में, चूंकि वो इकोनॉमिक्स टाइम्स जैसी पत्रकारिता हो रही थी, अमर उजाला ने एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया था दिल्ली में, अमर उजाला कारोबार, ये 96 में। और उसमें मैं डेस्क पर भी काम किया, मैंने रिपोर्टर के तौर पे भी काम किया, और उस समय मैं पार्लियामेंट उसी समय मैं कवर करता था। अमर उजाला कारोबार के लिए मैं संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों, और लोकसभा का मेरा स्थायी पास बना था, चूंकि एक क्राइटेरिया होता है कि इतना लंबा अनुभव आपका होना चाहिए, इतने सेशन आपने किए हुए हो, तो आपको परमानेंट पास आपको मिलता है। तो लोकसभा में चूंकि मैं एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट भी था, तो मैं पार्लियामेंट रेगुलर कवर करता था। और मैंने कई ऐसे अवसरों पर, जब वाजपेयी जी 13 दिन की सरकार में आए और 13 दिन सरकार चलाने के बाद इस्तीफा देने गए, तो वो वाजपेयी जी के भाषण के वक्त मैं हाउस में मौजूद था। देवगौड़ा ने जब उसके पहले देवगौड़ा ने जब ओल्ड मैन इन हरी वाली जो बात कही है सीताराम केसरी के लिए, उस वक्त रात में 12 बजे वो चल रहा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा चल रही थी, उसको रिपोर्ट किया है। वाजपेयी जी के दोनों टर्म को मैंने रिपोर्ट किया। उसके बाद मैं फिर टेलीविज़न में धीरे धीरे मेरा शुरू हो गया। मैं फिर एक प्रोग्राम था सुबह सवेरे दूरदर्शन का, जिसको दिलीप पटगांवकर एक टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर रहे थे, उन्होंने तो दिलीप पटगांवकर की एक कंपनी थी, और उसके साथ बादशाह सेन एक थे, और रमेश शर्मा, जो इन्होंने एक फिल्म बनाई थी द न्यू दिल्ली टाइम्स, बड़ी चर्चित फिल्म थी पत्रकारिता पर, शशि कपूर उसमें पत्रकार की भूमिका में थे, बड़ी चर्चित फिल्म थी। रमेश शर्मा उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे मेरे ख्याल से, प्रोड्यूसर थे। तो वो इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, और दूरदर्शन पर 2 घंटे का प्रोग्राम एक प्राइवेट कंपनी ने हायर किया था, मिला था उसको, तो सुबह सवेरे के नाम से था वो। उसमें मैं रिपोर्टिंग बिजनेस रिपोर्टर के तौर पे, फिर अमर उजाला कारोबार के बाद मेरा अगला मुकाम वो था, और वहाँ से टेलीविज़न जर्नलिज्म का पहला जो है लेसन मिला, और टेलीविज़न में एंट्री हुई। तब टेलीविज़न के लिए जब किसी को बाइट लेने जाते थे, उस समय का दौर मैं बताता हूँ, तो मतलब पॉलिटिशियंस कहते थे कि मैं प्रैक्टिस कर लूँ क्या, कुछ मतलब बोल के तो ये उस समय की ये घबराहट थी कि उस समय लोग पहले बोलना नहीं चाहते थे कि कहीं गड़बड़ बोल जाएंगे, कहीं ठीक से नहीं बोला जाएगा। तो ये उस समय का दौर था। एक्सपर्ट, इवन कि मैं किसी एक्सपर्ट के पास जाऊं बात करने के लिए कि वो फाइनेंशियल है, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका, और अखबारों में रोज उनका कोट छपता है, लेकिन जब मैं उनका बाइट लेने जाऊं टेलीविज़न के लिए, तो कहते थे कि जरा मैं प्रैक्टिस कर लूँ क्या। तो वो एक नया दौर था, क्योंकि अभी दूरदर्शन के अलावा प्राइवेट चैनल धीरे धीरे आना शुरू हुआ था। तब तक आज तक भी शुरू नहीं हुआ था, वो जो आधे घंटे वाला प्रोग्राम था आज तक का, वो भी शुरू नहीं हुआ था। एनडीटीवी का भी नहीं शुरू हुआ था मेरे ख्याल। नहीं, एनडीटीवी मेरे ख्याल से मुझे ध्यान नहीं आता। एनडीटीवी, स्टार टीवी पर आधा घंटे का प्रोग्राम कुछ आता था हिंदी और अंग्रेजी में, स्टार टीवी पे। तो वो बहरहाल फिर अमर उजाला से आप लखनऊ आ गए। हाँ, उसके बाद अमर उजाला नहीं, मैं न्यूज़ 24 में उसके बाद की यात्रा और भी लंबी है, कभी और चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि लेकिन नहीं, मैं लंबी बातचीत की। आप न्यूज़ 24 गए, बहरहाल फिर अमर उजाला आए, अमर उजाला से लखनऊ से आप गोरखपुर गए, गोरखपुर से आप कानपुर गए,
फिर आपने हाँ, अमर उजाला छोड़ा का है? मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा तबादला मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ था और मुझे कंपनी ने कहा था कि आप वहाँ पत्रकारिता करेंगे, क्योंकि हमारे पहले के संपादक या तो सरकार के पिट्ठू हो गए या सरकार के खामखा विरोधी हो गए। तो जब मैं योगी जी मुख्यमंत्री बने तो भाई अब गोरखपुर की महत्वाकांक्षा को मैं हवा दे रहा था कि भाई योगी जी अब मुख्यमंत्री तो अभी बने हैं, यहाँ इस शहर में वो सांसद उनका कई टर्म बीत चुका है और शहर की ये हालत है वो हालत है। मैं रोज खबरें छापता था और दुर्भाग्य से उसी समय योगी जी की किस्मत खराब थी, वो राघव हॉस्पिटल में जो इंसेफ्लाइटिस से बच्चे मरने लगे वो कांड हो गया, उसको भी बड़ा एग्रेसिवली मैंने कवर किया और न केवल गोरखपुर में छापा बल्कि उस वहीं की रिपोर्ट के आधार पर पूरे ग्रुप ने जब छापना शुरू किया अलग अलग एडिशंस में, बरेली में, दिल्ली में, सब जगह वो छपने लगा। तो योगी जी ऐसा बताया जाता है कि तिलमिला गए और फिर मेरा तबादला हो गया। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि किसने कैसे क्या हुआ, लेकिन मेरा तबादला हो गया तो मेरा अमर उजाला की कानपुर हाँ कानपुर हो गया। कानपुर तबादला कर दिया गया और उसके बाद मैं समझ गया कि संस्थान दबाव में है और अब इस संस्थान में मेरे जैसे पत्रकार का जो अपनी इच्छा से और नहीं, मैंने संस्थान देखा है कि आपसे सारा, और मुझे लगता है इसीलिए आपसे इतना लंबा चल भी रहा है कि आपके अंदर जो पत्रकारिता, समाज, कॉन्स्टिट्यूशन और जो बेसिक फ्रीडम मूवमेंट के जो वैल्यूज है और सभी धर्मों की समानता है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ईमानदारी है, तो ये कमिटमेंट तो था आपका, शायद इसीलिए आप, नहीं तो दूसरा होता तो अपना उसमें समझौता कर लेता। एडजस्ट कर लेता। नौकरी तो थी, वो कानपुर में करना हो चाहे गोरखपुर में करना हो, तो मेरा मन भर गया, मैं छोड़ दिया। उसके बाद फिर आगे की यात्रा पर कभी और बात करेंगे। मुझे लगता है कि दर्शकों को भी आप ज्यादा खाली मुझे छोटा सा वो बता दीजिए, आपने हेडलाइन लगाई थी, कोई बात नहीं, 5-6 मिनट में, यूट्यूब काहे चलाते हैं फिर? तो मैं अपने एक्सप्रेशन की तलाश में हूँ कि मैं अपने आप को, अपनी भावनाओं को, अपने जो आजकल परिस्थितियां हैं उस पर अपनी बात रख सकूं। मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में, मेरा से क्या है, इस इशू पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस राजनीति के इस स्वरूप पर मेरा क्या कहना है। मैं चाहता हूँ, ठीक है, हम लोग को ज़्यादा लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो एक्चुअली अभी जो जिस तरह की यूट्यूब पत्रकारिता भी हो गई है वो एक तरफा हो गई है, वो एकदम से किसी के बिल्कुल खिलाफ, किसी के बिल्कुल पक्ष में। तो हम उस तरह की पत्रकारिता के आदि हम लोग रहे नहीं है कभी। वाला सेंसेशनलिज्म यूट्यूब पे भी आ गया और शायद पक्षधरता वो दोनों। तकनीक भी हमने नहीं सीखी है, यूट्यूब पे कैसे व्यूज बढ़ाएं, कैसे सेंसेशन क्रिएट करें, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और प्लस हम एडजस्टिव रहना चाहते हैं और मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। मुद्दे पर हम मोदी के साथ भी हैं, मुद्दे पर हम कांग्रेस के खिलाफ भी हैं, है ना। और सत्ता के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहा जा सकता, बिल्कुल समर्थन नहीं किया जा सकता। पत्रकार का काम है सत्ता का विरोध करना जो जनहित में नहीं काम हो रहे हैं या जनहित के खिलाफ में है, जो बेसिक रोल ही है हमारा वॉचडॉग या का ना, पब्लिक के हम बिल्कुल। वॉचडॉग। तो वॉचडॉग बने रहना चाहते हैं, इसीलिए मुझे लगा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ एक्सप्रेशन है, जहां पे किसी का दबाव नहीं है, जहां मेरा कोई तबादला नहीं कर सकता है। हालांकि अब तो सरकार कोशिश कर रही है, इसके लिए भी कुछ रूल बना रहे हैं वो लोग कि भाई वो करेंगे, कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा कर पाएंगे। बहुत ज्यादा करेंगे कि बोलना ही अपने आप में, अगर वो राष्ट्रीय द्वेष और राष्ट्रीय भावना को बना देंगे कि बोलना किसी भारतीय नागरिक। अभी देखिए, हम एक पत्रकार से पहले हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक के तौर पे हमारी हमारे बहुत सारे अधिकार हैं और कर्तव्य भी हैं। तो हम उन अधिकारों के आधार पर हम अपनी बात रखते हैं ना। हमारा अधिकार है कि हम अपने भावना रख सकें, हम अपने जज्बात रख सकें, हम अपने व्यू पॉइंट रख सकें और सरकार की आलोचना कर सकें। हम देशद्रोही नहीं है ना कि हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो हम देशद्रोह कर रहे हैं। समाज में भी जो बहुत सारी प्रवृत्तियां इस समय तरह तरह की चल रही हैं। अब आप देखिए, महिलाओं के खिलाफ इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं समाज में कोई गंभीर विकृति है, दहेज को लेकर के है, दिखावे को लेकर के है कि भाई आप पैसा पर बड़ा जोर हो गया कि आप पैसा चाहे जहां से गलत सही कमा के लाइए, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आप ईमानदार हैं और आप गरीब हैं, कम पैसा है, तो आपके परिवार में भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो हम लोगों का दोनों, मतलब एक समाज का भी वॉच
बिल्कुल, सोसाइटी में भी देखिए चेंज लगातार आएगा। पत्रकारिता उसमें इंटरफेयर करेगा, उनको बताएगा कि आप ये गलत हो, यहाँ पे गलत। पत्रकारिता का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं पर हमारा ध्यान रहना और हमें सोसाइटी को गाइड करना। भाई सोसाइटी एक्सपर्ट नहीं है। सोसाइटी दिन आपके पेट में दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना। इस देश में आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये मुझे लगता है एक पत्रकार के तौर पर आप चूंकि चीजों को देख रहे हैं कि कौन लोग जेन्युइनली देश को आगे लेकर जा सकते हैं, कौन लोग सही दिशा में राजनीति को नहीं ले जा रहे हैं, समाज की शर्तों पर राजनीति कर रहे हैं, समाज टूटने की समाज को विखंडित कर रहे हैं, द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनके साथ नहीं हो सकते। हम उस आधार पर उस सरकार का, उस पार्टी का, उसके कामकाज का आकलन कर रहे हैं। और सोसाइटी को हमें लगता है कि खुद एक्सपर्ट बन जाने के बजाय जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो अब होता रहा ना कि ये सिविल सोसाइटी की तरफ देखते हैं लोग कि वो क्या कह रहा है। बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी क्रांति याद, आप भारत को आजाद किसने दिलाया? प्रबुद्ध वर्ग ने। महात्मा गांधी कौन थे? पढ़ के आए थे, विदेश से पढ़ के। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? विदेश से पढ़ के आए थे, वकालत पढ़ के आए थे। पटेल कौन थे? जिन्ना कौन थे? सब लोग पढ़े लिखे लोग थे और वकील थे और समाज को समझा था और तब समाज को कंट्रीब्यूट करने के लिए आए थे। जवाहरलाल नेहरू को क्या पड़ी थी कि वो अपना इतना बड़ा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, नेहरू जी को क्या, गांधी जी को क्या पड़ा था कि वो सब छोड़ के देश सेवा में लगे थे, देश को बनाना था। तो ये जो बौद्धिक समाज है, नहीं, वो फिर समाज की प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस बहुत जरूरी है। और जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, हिंदुस्तान जैसे जिसमें इतनी भाषाएं हैं, इतने अलग अलग कल्चर हैं, इतने अलग अलग धार्मिक विश्वास हैं, एक धर्म के अंदर भी बहुत सारे उपधर्म है, एक जाति के अंदर भी बहुत सारी उपजातियां हैं, तो सबको साथ मिल के रहना जो है वो, उसमें जाहिर है कि पत्रकारों की बड़ी भूमिका है कि भाई समाज को भी वॉच करें और गाइड करें और सरकार का भी वॉच डॉग का रोल करें। भाई हम पार्लियामेंट में या विधानसभा में क्यों बैठते हैं, प्रेस गैलरी में? इसलिए बैठते हैं ना कि भाई पब्लिक नहीं जा सकती, जो वोट देती है और जो खर्चा देती है सरकार चलाने का, टैक्स देती है, तो हम उनके बिहाफ पे वहां बैठते हैं। तो हमारा काम है कि हम जो वहां देख के बताएं लोगों को कि भाई क्या हो रहा है। आपका फ्रिज हो गया लगता है। चलिए फिर मुझे लगता है कि हम लोगों ने 1 घंटे तक बात की। मुझे लगता है कि हर रविवार को हम लोग इस तरह की चर्चा करेंगे, कुछ अनौपचारिक बातें करेंगे, अपने बारे में बात करेंगे, समाज के बारे में बात करेंगे, पत्रकारिता पर बात करेंगे। पत्रकारिता हमने कैसी की है, हम कैसी पत्रकारिता की उम्मीद कर रहे हैं, हम कैसे पत्रकारों को चाह रहे हैं कि समाज देखे, समझे, गंभीरता से उनको ले, और कैसे ये जो अभी पत्रकारिता के सामने जो संकट खड़ा हो गया है, अस्तित्व का तो नहीं कह सकते इसको कह सकते हैं विश्वसनीयता का संकट। तो ये जो विश्वसनीयता का संकट है, 4th पिलर कहा जाता है, इस 4th पिलर के बारे में चिंता करने की जरूरत है, और ये चिंता समाज को भी करनी पड़ेगी और सियासत को भी करनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया रामदत्त जी, बहुत अच्छा लगा। हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि भाई आपको कार्यक्रम को अच्छा लगा हो तो आप इस पे टिप्पणी बाद में भी जाके लिख सकते हैं, और इसका लिंक थोड़ा फैलाइए ताकि अधिक से अधिक लोग देखें, समझें, सुने कि भाई ये जो चिल्लपों से और सेंसेशनलिज्म से या पक्षधारिता से अलग हटके भी कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं।